नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माइनिंग टेक्निक की जो हाल ही में अखबारों की सुर्खियां बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं रैट होल माइनिंग टेक्निक की। ये आजकल काफी सुर्खियों में रहा, क्यों चर्चा में रहा, क्या है इसकी खासियत, इसके बारे में आज के संदर्भ में हम बात करेंगे। किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी परिपाटी है, इस खबर को हम जानते हैं जिस खबर की वजह से यह संदर्भ चर्चित होता है। फिर हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखेंगे कि रैट होल माइनिंग होती क्या है, वास्तव में इसके संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हम जानेंगे जो इसको परिभाषित करेंगे। क्यों हुआ इस पर प्रतिबंध क्यों लगा, जहां पर ये टेक्निक, इस टेक्निक के माध्यम से जो काम होता था वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई कि इसको प्रतिबंधित करना पड़ा, उसको भी जानेंगे। फिर उत्तरकाशी की जो घटना हुई उससे हमको क्या सीख मिलती है उसको भी देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं चर्चा। बात करेंगे सबसे पहले खबरों की। तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। खबर क्या है? व्हाट इज रैट होल मीनिंग बीइंग डन टू रेस्क्यू ट्रैप्ड उत्तरकाशी टनल वर्कर्स। उत्तरकाशी में जब टनल में जो घटना हुई उसके बाद हम देखेंगे कि यह शब्द क्यों चर्चा में है, क्या है इसका महत्व, तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इस पर विचार कर ले। हुआ यह कि आपको पता है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग का निर्माण हो रहा था, एक टनल का निर्माण हो रहा था दो जगहों को जोड़ने के लिए। सबसे पहले उत्तरकाशी पर अगर विचार करें तो उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से का जो क्षेत्र है वो उत्तरकाशी का क्षेत्र है और यहां पर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। यहां पर यमुनोत्री की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह निर्माण किया जा रहा था। इस टनल के बनने से 20 किलोमीटर दूरी कम हो जाती, 1 घंटे समय की बचत होती। बेसिकली अगर बात करें यमुनोत्री की तो आपको पता है इस क्षेत्र में यमुना नदी का उद्गम स्रोत है, साथ ही इसकी उत्तराखंड के जो पवित्र स्थलों के रूप में भी मान्यता है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसकी काफी, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा यमुना नदी की इसलिए भी मान्यता है क्योंकि इनको पुराणों में सूर्य तनया अर्थात सूर्य की पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये कुछ तथ्य यमुनोत्री से संबंधित है। फिर अगर बात करें तो गढ़वाल में अगर बात करें तो हिमालय के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर इसकी अवस्थिति है और इसी क्षेत्र में एक जो टनल है उसका निर्माण हो रहा है जो सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे कि यमुनोत्री क्षेत्र में आवागमन आसान होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। इस टनल के निर्माण के क्रम में ही आपको बता दें कि 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको बनाया जा रहा था। इसी बीच में एक घटना घटित होती है, बीच में मलबा गिर जाता है और उसके अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं वो उसमें फंस जाते हैं और इन्हीं मजदूरों को निकालने के लिए फिर से एक रेस्क्यू शुरू होता है, एक प्रयास शुरू होता है। और इस घटना के अगर तिथि की बात करें तो 12 नवंबर के दिन यह घटना घटित होती है सुबह 5:30 बजे और बाद में इसके लिए रेस्क्यू शुरू होता है और 17 दिनों तक ये रेस्क्यू चलता रहता है, ये ऑपरेशन चलता रहता है। और इस ऑपरेशन को करने के लिए पहले बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो उन्नत तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो असफल होती हैं। एक ऑगर मशीन जो कि अमेरिकी मशीन थी, इसका इस्तेमाल इसमें किया गया, लेकिन इसके आगे का ये एक प्रकार की ड्रिल मशीन होती है, ड्रिलिंग करती है, लेकिन आगे की इसकी ब्लेड टूट के मलबे में फंस जाती है। मलबे में इसके फंस जाने की वजह से ये कार्य और बाधित हुआ और फिर जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया उसी तकनीकी के ऊपर हम चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैट होल टेक्निक की, रैट होल माइनिंग की। आप देख सकते हैं यहाँ इस टनल में इस घटना को दर्शाया गया है। यहाँ टनल से 200-250 मीटर अंदर मलबा गिर जाता है और इसके अंदर वर्कर्स जो है वो फंस जाते हैं। इन्हीं फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जाता है, पहले इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके असफल होने पर जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है उसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। आप जानते हैं रैट होल माइनिंग क्या है? तो रैट होल माइनिंग इस घटना के बाद से फिर से सुर्खियों में आया, इससे पहले भी ये सुर्खियों में था। वस्तुतः इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कोयले की माइनिंग में, कोयला निकालने के लिए, वो भी हर जगह नहीं, मैदानी इलाकों में नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर के भी सभी राज्यों में नहीं, विशेष रूप से मेघालय राज्य में इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वहां भी किन्हीं कारणों से इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। मेघालय में कोयले को निकालने के क्रम में
इसी रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसा कि शब्द से ही आप देख सकते हैं, रैट होल अर्थात चूहे के होल बनाने की जो तकनीक है उससे संबंधित है, इसीलिए ये नाम भी दिया गया। चूहा अगर कहीं कोई होल करेगा, कोई छेद करेगा, तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, सकरा होगा। इस प्रकार की माइनिंग में जो छेद किया जाता है वो भी काफी छोटा होता है, उसका व्यास 3 से 4 फीट तक ही होता है, इसलिए इसका नाम इससे मिलता जुलता दिया गया है। खोदे गए जो गड्ढे होंगे वो काफी संकीर्ण होंगे, इसलिए ये इस नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। और इस गड्ढे में इसको माइनिंग करने के लिए विशेष रूप से जो क्षैतिज परतों से कोयला निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्षैतिज परतों का तात्पर्य यह है कि ऐसे ये बनाया जाएगा, ये ऐसे इस प्रकार से ये खुदाई की जाएगी। अब होता क्या है कि मेघालय में वस्तुतः जो कोयला पाया जाता है, वो जो परतें होती हैं वो काफी पतली होती हैं, और ऐसी पतली परतों को के इस्तेमाल में हम ओपन कास्ट जो माइनिंग होती है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के रैट होल माइनिंग की टेक्निक का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर परतें मोटी होती हैं, जैसे झारखंड हो गया, तो यहां पर बड़े बड़े गांव के आकार के जो है माइनिंग किए जाते हैं। एक एक गांव में वो परतें बिछी होती हैं, इतने बड़े आकार में होती हैं, तो वहां पर ओपन कास्ट माइनिंग होती है, वहां पर ब्लास्ट करते हैं और विधिवत वहां पर खुदाई होती है। आवागमन के लिए वहां पर विभिन्न प्रकार के साधन और मशीनरी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत पतली होती है इसकी परत, इसलिए इस प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल लोग करते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, मेघालय में चूंकि यहाँ पर सरकारी स्तर पर प्रयास ना होकर प्राइवेट स्तर पर या व्यक्तिगत तौर पर लोग अवैध माइनिंग में संलिप्त हैं, उसका भी कुछ आधार है, क्योंकि उसका क्या आधार है हम आगे बताएंगे। इस वजह से भी इस प्रकार की टेक्निक चोरी छिपे इस्तेमाल करके लोग व्यक्तिगत तौर पे इस गतिविधि में लिप्त होकर और लाभ कमाते थे। इसको बाद में बैन भी करना पड़ा। और फिर क्या होता था कि इस छोटे छेद में, इस छोटे होल में रस्सियों या बांस की सीढ़ियों का उपयोग करके अंदर जाते थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे ये छेद बनाया गया, इसमें बांस की सीढ़ी का या तो इस्तेमाल हुआ या और भी छोटा अगर क्षैतिज छेद यहाँ पर किया गया। ये छेद आप देख सकते हैं पहाड़ों में, अगर ऐसे पहाड़ है तो इसमें ऐसे छिद्र कर दिया गया। इसमें चूंकि छेद काफी छोटा होता था तो छोटे बच्चों को ज्यादातर इसमें प्रवेश कराया जाता था, रस्सियों को बांध के, रस्सियों के सहारे या बांस की सीढ़ियों के सहारे प्रवेश कराया जाता था। उसके बाद कोयले की जो परत होती थी वहां तक पहुंच बनाने के बाद गैती, फावड़े और टोकरियों का प्रयोग करके मैन्युअली अर्थात व्यक्तिगत रूप से हाथ से जाकर उस कोयले को निकाल के बाहर लाने का काम किया जाता था। तो ये होती है रैट होल माइनिंग। इसके अगर प्रकार की बात करें तो साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग, ये दो तरीके का होता है। साइड कटिंग क्या है, अगर इस प्रकार कोई पर्वतीय संरचना है, यहाँ पर एक पतली परत अगर है किसी कोयले की, तो यहाँ से क्षैतिज रूप से इसमें एक रैट होल बनाया जाएगा और यहाँ से फिर किसी छोटे बच्चे या किसी छोटे आकार वाले पुरुष का यहाँ प्रवेश होगा रस्सी या बांस की सीढ़ी के सहारे, और यहाँ से कोयला लेके वो बाहर निकलेगा। ये हो गई साइड कटिंग, जिसमें साइड से होल बनाया जाता है। दूसरा बॉक्स कटिंग होती है। बॉक्स कटिंग क्या होती है, तो बॉक्स कटिंग करने के लिए एक बड़ा एरिया होता है जिसमें जैसे उसका आकार 10 से 100 वर्ग मीटर तक हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए कोयला पाया जाएगा तो यहाँ पर बॉक्स कटिंग की जाएगी, बॉक्स के आकार का एक गड्ढा नीचे तक खोदा जाएगा और फिर यहाँ जब इसके बगल में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्षैतिज खुदाई की जाएगी और फिर कोयला निकाल के यहाँ पर रैट होल के माध्यम से, रैट होल माइनिंग के माध्यम से यहाँ पर फिर पहुंचा जाएगा और वो फिर बाकी जगहों पर उसका विस्तार होगा। ये आप देख सकते हैं 100 से 400 फीट गहरा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा पहले खोदा जाएगा, ये बॉक्स कटिंग में होगा। साइड कटिंग में साइड से ही रैट होल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये क्षैतिज रूप से खोदी गई एक तकनीक है जिसमें काफी सकरा छेद बनाया जाता है, चूहे जैसे सकरा छिद्र बनाते हैं उसी प्रकार का, और उसमें छोटे बच्चों के प्रवेश के माध्यम से कोयला निकालने की एक तकनीक है। यहां पर भी अंत में जब सकरे छिद्र का इस्तेमाल किया गया तो इसको रैट होल टेक्निक या रैट होल माइनिंग का नाम दिया गया। अब क्यों हुआ प्रतिबंधित, वो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस पर बैन लगाना पड़ा? कारण यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और पर्यावरण के खतरे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी हानिकारक था। सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। छोटा बच्चा अगर रस्सी के सहारे प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य को खतरा है, जान माल को खतरा है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये ठीक नहीं है। साथ ही अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, वेंटिलेशन की समस्या वहां आ सकती है।
और किसी प्रकार की संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सेफ्टी का कोई भी गियर इफेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भूमि का क्षरण होता है, जल और वायु प्रदूषण, जल वायु का प्रदूषण भी होता है। वो कैसे होता है, तो यहाँ पर जो कोयला निकाला जाता है, चूंकि चोरी छिपे गतिविधियां होती हैं, तो उसको किसी नदी के किनारे रख दिया। अब उस कोयले से, यहाँ के कोयले में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, सल्फर की मात्रा ज्यादा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उससे बनता है और इसकी प्रकृति जो है वहां के पानी को दूषित करती है, अम्लीय प्रकृति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर एक नदी बहती है जो कि असम और मेघालय के क्षेत्र में होकर बहती है, जिसको कोपली नदी नाम है जिसका। इस नदी पर इस तरह की जो माइनिंग की गई उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि ये नदी का पानी काफी अम्लीय प्रकृति का हो गया, काफी प्रदूषित हुआ। साथ ही यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में वाहनों की ऑफ रोड आवाजाही काफी बढ़ जाती है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इन सारे चीजों के मद्देनजर रखते हुए एनजीटी इस पर जागरूक हुआ, एनजीटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 2014 में एनजीटी ने इन सारे चीजों पर विचार करते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगा दिया। हालांकि रोक लगाने के बाद यहाँ के लोगों का अपना तर्क था। यहाँ के लोगों का यह कहना था कि यहाँ की भूमि की जो स्वामित्व है, भूमि पर जो स्वामित्व है वो यहाँ के लोगों का है और इसकी परमिशन यहाँ पर संविधान की 6ठी अनुसूची हमको देती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आपको पता होगा कि 6ठी अनुसूची में यह कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों में जो जनजातीय एरिया है वहां पर इनको अपने प्रशासन और अपने तरीके से काम करने की, अपने जमीन पर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने के क्षेत्र में स्वच्छंदता है, स्वायत्तता है। दूसरा कारण यह है कि गरीबी और बेरोजगारी इस क्षेत्र में ज्यादा है, इस वजह से अवैध रूप से यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर चोरी छिपे ये माइनिंग की जाती रही है। तो अचानक इस पर रोक लगाने से इन लोगों का जो व्यक्तिगत लाभ का स्रोत था वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये इस दलील के आधार पर ये कहते हैं और साथ ही यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ गई और उसने भी इस आधार पर 6वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए, भूमि स्वामित्व और स्वायत्तता की बात रखते हुए राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। इस पे 2014 में तो प्रतिबंध लगाया ही गया, एनजीटी के अलावा 15 में भी यह प्रतिबंध जारी रहा और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रोक अभी भी है मेघालय में, ये बात यहां तक इसके संदर्भ में है, रेड होल माइनिंग के संदर्भ में, कि मेघालय में फिलहाल इस पर प्रतिबंध है। अब आगे क्या होता है, ये लड़ाई कैसी होती है, किस मुकाम तक जाती है, वो आगे की बात है। उत्तरकाशी में जो घटना घटित हुई उसने हमें क्या सोचने पर विवश किया। हमेशा जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हम विचार करते हैं, आगे की राह सोचते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को भूलना नहीं है, वो हमारी कमियों को इंगित करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे परीक्षा में असफल होने पे हमें अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए, ज्यादा ध्यान हमको पॉजिटिविटी पे देना है, निगेटिविटी से बचना है। यहां पर इस घटना में हमें सफलता जरूर मिली। 17 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ विशेष नायकों ने आगे आकर, झांसी के प्रसाद लोधी थे, वो इस यहां पर अंदर जाके प्रवेश करके और उन मजदूरों को निकालने में, जहां पर पाइप डाली जाती है, जो पतली सी पाइप, उसके सहारे जाके और मजदूरों को वापस निकाला गया इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या हमको इस घटना से सीख मिलती है? घटना से सीख ये मिलती है कि सबसे पहले जो अनियोजित विकास हो रहा है, अर्थात अनसिस्टमैटिक जो डेवलपमेंट है, उस पर हमको रोक लगानी होगी। हमेशा हमको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उस पर विचार करना होगा कि जिन क्षेत्रों में ये हो रहा है वो कितना सेफ्टी के दृष्टिकोण से कितना ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना ठीक है। आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाएगी अगर अनियोजित विकास बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। आपने सुना होगा फ्लड प्लेन जोन, अर्थात नदियों के बहने के लिए जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जब अवैध निर्माण होगा तो नदियों का जो बहने का क्षेत्र है वो संकुचित होगा। ऐसे में जब पानी बरसता है तो नदियां अपने क्षेत्र का प्रसार करने लगती हैं। ये कारण क्यों है? फ्लड प्लेन जोन के अतिक्रमण के कारण है। ठीक उसी प्रकार इस अनियोजित विकास की वजह से हमको इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। ये जिस जगह पर बनाया गया, सबसे पहले उस जगह के सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। अगर इस ऐसे निर्माण को कहीं किया जाना है तो उसका सर्वेक्षण किया जाए। यहाँ पर यहाँ के जो पहाड़ हैं वो भौगोलिक रूप से काफी अस्थिर हैं जिस जगह पर यह टनल बन रही है, क्योंकि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन के अंतर्गत आता है और आपको पता है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन जो है यहाँ पर प्लेटें
मिलने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, यहाँ पर हलचल होती रहती है, इसलिए यहाँ पर भूकंप आने और भूस्खलन होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो ऐसी जगहों पर तो इन सारी चीजों पर और विचार करने की आवश्यकता है। आगे अगर बात करें तो सुरंग निर्माण परियोजनाओं का जो है वो निरीक्षण होना चाहिए कि ये सुरक्षा मानकों पर खरी हैं कि नहीं है, सुरक्षा और उच्चतम गुणवत्ता के मानकों का यहाँ पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही आपको पता है कि सुरक्षा के मामले में भारत की प्रतिष्ठा काफी प्रभावित है, काफी खराब है, तो हमें तो इस क्षेत्र में और बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी कागजों पर सिर्फ परमिशन देते जाएं। हम वास्तव में अगर चिंतित हैं तो हमें वास्तव में इसके सर्वेक्षण पर, इसके निरीक्षण पर काफी ईमानदारी बरतनी होगी, कागजी कार्यवाही के अलावा। देश भर में इस प्रकार के 29 निर्माणाधीन सुरंगों के बारे में हम सचेत हुए जब यह घटना घटित हुई, तब सरकार ने NHAI को आदेशित किया और NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिर से इस क्षेत्र में गतिशील होती है और इसका ऑडिट करने के लिए वो हिमाचल में जो 12 सुरंगें बन रही हैं और जम्मू कश्मीर में 6 सुरंगें बन रही हैं, उस दिशा में वो कदम आगे बढ़ाती है। बेहतर होता है ये कदम हम पहले बढ़ाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, उसकी आवृत्ति को कम कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। अंत में चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न आप लोगों के कहने के अनुसार प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के प्रश्न पर चलते हैं। तो रैट होल माइनिंग पर NGT द्वारा प्रतिबंध किस राज्य में लगाया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? ये तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके लिए, जो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर इसका देते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए है मेंस के हिसाब से जो 200 शब्दों में आपको लिखना है वो है रैट होल माइनिंग से आप क्या समझते हैं, NGT द्वारा इसे क्यों प्रतिबंधित किया गया। 200 की शब्द सीमा में लिख के इसका अभ्यास करें। उम्मीद है आपको यह संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।